हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया हम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर 3:30 बजे के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत रोज सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट से। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिर्फ साइंस का नहीं है भाई, अलग से साइंस का नहीं है भाई। ठीक है, आज भी पढ़ाओगे के सर जी? तो आज की बात है भाई। तो रक्षाबंधन तो काल, आज थोड़ी ना है। एक एक दिन कीमती लागत रे, नो छुट्टी थोड़ी ना मारनी बिना बात की। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी थी, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था की हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं और आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है। और आज जो हम लोग टॉपिक करने जाने लगे रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम भाई। ठीक है, पूरा आज की क्लास का मैं कोने होने पावा है। आधा टॉपिक आप इसको आज निपटा देंगे और आधा जो पोर्शन बचेगा वो फिर आप ही मंडे को निपटाने का काम करिए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, कल की आपकी छुट्टी रहेगी, अपने त्योहार सेलिब्रेट करो। परसों संडे की छुट्टी होती है, फिर 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतने 2 दिन आपकी फिर छुट्टी रहेगी भाई। स्टार्ट करा भाई, तो आ जाओ फटाफट से। क्या हो गया सर? आप दिल्ली पुलिस के बैच की फीस थोड़ी कम करो सर। कर देंगे भाई प्रियंका, बोलो कितनी कम करें? मेरे हिसाब से पूरे भारत में सबसे कम अपनी तो उसका फालतू, मतलब बहुत कम है यार अपनी तो। गुड आफ्टरनून भाई। विकास कुमार, तेरा विकास रोक दिया जाएगा भाई, पढ़ ले चुपचाप, बकवास ना करे यार। मजाक करने यार टेम पढ़ाएगा बीच में कर दियो, बकवास पजी ना करा करो। तो राम राम भाई, राम राम। सेकंड क्लास नहीं डाली ग्रुप सी में केमिस्ट्री। अरे तारा कि खड़िया बाल है कि कहते हैं किसका के बाल रहो यार, सारी क्लास गेट रखी हैं। सेकंड क्लास नहीं डाली, थर्ड क्लास नहीं डाली, इनका दिमाग में सब दिन चल रही हो, हन्नू को नहीं पढ़ाई कर लिया चुपचाप। या देख ले, ये बैच होगा है ए, इसका मतलब ब्राइटनेस थोड़ी तेज कर दे। देख, पहली दूसरी तीसरी चौथी केमिस्ट्री की 4 क्लास, चारों पढ़ी है। कौन पढ़ी होंगी? क्यों तैकिन तल लगे नो कौन पढ़ लिया चुपचाप। देखो बस स्टार्ट करते। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये हमारे चैप्टर का नाम है भाई। तीसरा चैप्टर, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, टॉपिक हमारा इसी से रिलेट करेगा। सबसे पहले तो हमें मार्केट के बारे में पढ़ना है। जो भी हमारा बाजार होता है, बाजार हमारा कितने टाइप का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न कैसे पूछेगा? ऐसे पूछता है जैसे मान लिया अगर मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को बेचने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो उस बाजार को क्या बोलते हैं? तो उस बाजार को बोलेंगे मोनोपोली मार्केट, यानी कि एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न आता है। आपको बताता हूं, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले बाजार के बारे में पढ़ेंगे भाई। बाजार हमारा जो भी मार्केट है, ठीक है, बाजार मार्केट हमारी कितने टाइप के? टोटल हमारी 4 टाइप की हमें मार्केट यानी बाजार देखने को मिलता है। ठीक है जी, पहले नंबर पे हमारे कौन से टाइप का मार्केट है? जिसका नाम है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब हो गया सिर्फ एक ही पोली है भाई, एक अधिकार, सिर्फ मेरा ही अधिकार है भाई, एक के पोली है। और 5-6 पोली थोड़ी है ना भाई, सारे के सारे तमिन पोलियां बटेंगे जाओ, एक के पोली भाई, मेरी है। ठीक है, यानी एकाधिकार मोनोपोली मार्केट। ये कौन सा होता है जी? इसका मतलब ये होता है भाई, ये जो बाजार है इसके ऊपर सिर्फ मेरा अकेले का अधिकार है और कोई इसके अंदर नहीं आ सकता। कैसे? उदाहरण के लिए बताओ जी। उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं रेलवे का उदाहरण। अब रेलवे है, जैसे रेल है, ट्रेन है, क्या आप प्राइवेट रेल चला सकते हो? कभी नाम सुना भाई प्राइवेट रेल आ गई या और? यानी जो रेल वाला बिजनेस है, सरकार तो कमाई करती है रेल से। रेल क्या है? ओनली गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने सिर्फ अपने हाथ में ले रखा है, एकाधिकार है सरकार का। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी रेल नहीं चला सकता। कदे देखी कदे भाई, हाँ भाई मेरी पर्सनल रेल है। पुलिस डिपार्टमेंट है, कदे नु सुना भैया प्राइवेट पुलिस है भाई ना, यो हमारा अलग था प्राइवेट थाना है, आड़े कंप्लेन ले आड़े थोड़ी सोल्व हो जाएंगी। बाकी अगर ये सिस्टम और हो जाए ना, पुलिस भी अगर प्राइवेट हो जाए, मतलब भाई कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट पुलिस स्टेशन खोल सके तो केस और जल्दी सोल्व होंगे। मजाक की बात नहीं है, सरकारी वाले तो क्या कौन क्या करें, प्राइवेट वाले बहुत जल्दी सोल्व कराएं फिर। तो मतलब कि क्या भाई, कुछ ऐसी चीजें हैं भाई जिनके ऊपर सिर्फ सरकार का अधिकार, रेलवे से कमाई करने का अधिकार सिर्फ सरकार का। कोई प्राइवेट व्यक्ति अपनी रेलवे नहीं खोल सकता। ठीक है, इसी टाइप से मान लिया बस है,
जो बसों वाला डिपार्टमेंट, इसके अंदर प्राइवेट व्यक्ति भी खोल सकता है। आप प्राइवेट बस भी आपने चलती हुई देखी है और गवर्नमेंट बस भी चलती है, दोनों तरीके की बस चलती है। तो मोनोपोली किसको बोले? मोनोपोली यानी कि एकाधिकार बाजार है, वो हम किसको बोलते हैं भाई? जिसके अंदर सिर्फ एक ही विक्रेता हो, जिसमें केवल एक ही विक्रेता हो। विक्रेता का मतलब सेलर, भाई जो चीजों को बेचने लग रहा है। रेल की टिकट बिकती है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही विक्रेता, उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली मार्केट बोलते हैं भाई, ठीक है जी। इसके अंदर एंट्री करना आसान है क्या? इसके अंदर एंट्री बैरियर है। बैरियर का मतलब इसके अंदर और कोई एंट्री नहीं कर सकता भाई। आप प्राइवेट अपनी रेल नहीं खोल सकते, सिर्फ सरकार के हाथ में है, ठीक है। तो यानी इसमें एंट्री I'm working on a thesis. Help me better understand the concept of carbon dating. यार ये मतलब हो गया बाधा है। अब जो क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है जिसके अंदर हमारा एक ही विक्रेता हो, ऐसे बाजार को क्या बोलते हैं? मोनोपोली। एमसीक्यू के अंदर ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, चार ही टाइप के मार्केट हैं, अभी हो जाएंगे बस, ठीक है। ओलिगोपोली हमारा कौन सा हो गया? अल्पाधिकार। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? बोलेंगे अल्पाधिकार। ये कौन से टाइप का जी ओलिगोपोली? ओलिगोपोली के अंदर क्या होगा आपका? मतलब कि इसके अंदर कुछ एक विक्रेता है, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है, कुछ एक विक्रेता है। उदाहरण के लिए जी, जैसे मान लिया हम लोग मोबाइल वाली लाइन के अंदर जाते हैं, मोबाइल सिम की जो लाइन के अंदर है, मोबाइल नेटवर्क, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर कितने के विक्रेता हैं? कुछ एक है, 4-5। अरे जिसके अंदर जियो आ गया, आपका आइडिया वोडाफोन तो एक ही हो चुका है, एयरटेल आ गया, ठीक है, बस यही 3-4 कंपनी है। एक बीएसएनएल होगी, इसके अलावा कोई कंपनी है जी? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि क्या, जिसके अंदर सिर्फ कुछ एक विक्रेता है, अल्पाधिकार। मतलब अल्प मतलब जो जिसका अधिकार बहुत कम लोगों के पास है। आपको पता है मोबाइल नेटवर्क तो है, मान लिया मेरे पास रुपया, मैं सोचूं मैं मेरी खुद की मोबाइल कंपनी खोल के और तार बिछा दूं ना। पैसे से अकेला नेटवर्क नहीं बनता भाई, पैसे से आप अकेला ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। मोबाइल वाला लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, सैटेलाइट के साथ ऊपर कनेक्शन बिठाना पड़ता है, टावर लगाने पड़ते हैं, तब जाके बात बढ़ती है। यानी इसके अंदर अल्पाधिकार वाले के अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ एक विक्रेता है, ठीक है, और इसके अंदर भी एंट्री करनी मुश्किल है। हर कोई व्यक्ति अपनी मोबाइल कंपनी नहीं खोल सकता, ठीक है। तो यानी इसके अंदर क्या बोलेंगे हम लोग? जिसमें केवल कुछ एक विक्रेता है। कुछ का समझ गए? थोड़े बहुत 4-5 विक्रेता, 4-5 सेलर हैं, ठीक है। चीज समझ में आ गई? जिसमें क्या केवल 4-5 सेलर हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर भी क्या है? इसमें भी आपकी एंट्री मुश्किल है भाई, इसमें भी एंट्री मुश्किल है, ठीक है जी। चीज आगे समझ में, नॉर्मल चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर। बाजार है, नॉर्मल बाजार है भाई। जिसके अंदर एक है उसको बोल देंगे हमारा मोनोपोली, जिसके अंदर थोड़े ज्यादा 4-5 हैं उसको बोल देंगे ओलिगोपोली। और इससे ज्यादा मुश्किल के अंदर कुछ भी नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ मोनोपोली, अब मोनोपोलिस्टिक और साथ में कंपटीशन, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है थोड़ी समझने में, लेकिन अगर एग्जांपल लेके समझोगे तो चीजें आप लोग इजीली समझ सकते हो। ये कौन सी मार्केट होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। कैसे? अभी बताता हूं आपको। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार ये कैसे चलता है जी? इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताते हैं भाई। जैसे कि क्या भाई, इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भाई, इसके अंदर क्या होता है भाई? सेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लगभग सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, लगभग सेम मतलब, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। कैसे जी? समझ में नहीं आया? समझ आता आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया लैपटॉप का बाजार है, लैपटॉप का आपका बाजार है। लैपटॉप मान लो, लैपटॉप भी एक फिक्स कंपनियों के आते हैं। जैसे मान लिया मैंने एप्पल का लैपटॉप आता है जी, आता है जी, ठीक है। आपका एचपी का लैपटॉप आता है, आपका डेल का लैपटॉप आता है, आपका एक एसएस कंपनी होती है, कौन सी, इसका लैपटॉप आता है, 1-2 कंपनी और भी होंगी, मतलब टोटल 5-6 कंपनियों के लैपटॉप आते हैं। लेकिन इनको खरीदने वाले लोग भी तो ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब कि सेलर भी ज्यादा है, ठीक है, और खरीदने वाले लोग भी ज्यादा हैं। और प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? लगभग सेम प्रोडक्ट है, लैपटॉप का तो लगभग सेम काम होता है, ठीक है। लगभग क्या है, दिखने में सेम होते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो फीचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चीजें समझ में आई? तो यानी कि हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार भाई है। तो इन कंपनियों का इसके ऊपर एकाधिकार, लेकिन इनके अंदर भी प्रतियोगिता है, ठीक है। बाहर से सारी चीज सेम दिखने लगी, भाई ये लैपटॉप है, लेकिन प्रतियोगिता है, मैं थोड़े ज्यादा फीचर दूं, मैं थोड़े ज्यादा फीचर दूं, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा होगा हमारा? इसके अंदर देखें हम लोग भाई, बहुत ज्यादा सेलर है, बहुत ज्यादा सेलर का मतलब विक्रेता, बहुत ज्यादा सेलर है और बहुत ज्यादा ही क्या है हमारे पास? ज्यादा हमारे पास खरीदार भी हैं, बायर भी हैं, खरीदार हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या हमारा? प्रोडक्ट हमेशा सेम देखने को मिला, प्रोडक्ट सेम, बट जो उसके अंदर के जो फीचर हैं वो थोड़े थोड़े आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल लेंगे? हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। तीन टाइप के आपको मार्केट करवाए, तीनों टाइप के मार्केट समझ में आ गए, बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो लास्ट टाइप का जो मार्केट इसका दे तुम्हारे मार्केट पूरा जगह, इसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन,
परफेक्ट कंपटीशन इसके अंदर क्या होता है जी? परफेक्ट कंपटीशन मतलब हो गया भाई, परफेक्ट मतलब हो गया भाई जो बढ़िया नो परफेक्ट है, पूर्ण है, ठीक है, यानी जिसके अंदर आपको पूरी प्रतियोगिता मिले, पूरी टक्कर मिले तामना। कैसे जी? उदाहरण के लिए जैसे तामना सब्जी बेचनी है, ये तामनो कहते मैं तो आलू बेचूंगा, बेच ले भाई। आप जैसे कहो मेरे को तो आलू बेचने का बिजनेस शुरू करना, कर ले भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। इसके अंदर क्या होता है हमारा भाई कि खुला बाजार है, पूरी प्रतियोगिता, पूरा कंपटीशन आपको मिलेगा, ठीक है भाई, कोई भी इसके अंदर घुस सकता है। अब जैसे हम लोगों को जब मैंने आलू बेचने हैं, आलू बेचने लगा ले रेडी भाई, साधना रेडी लिया और आलू लिया, बेच ले, मतलब खुला बाजार है, कोई भी इस बाजार के अंदर घुस सकता है। और इसके अंदर क्या आपका सेलर यानी बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, एक जैसे बहुत सारे उत्पाद भी मिलते हैं। आलू की रेडी तुमने भी लगा ली, तुम्हारे दोस्त ने भी लगा ली, मैंने भी लगा ली, और किसी ने, सबने आलू की रेडियां लगा ली, यानी कि क्या है मतलब कि एक जैसे प्रोडक्ट आपको बहुत सारी मात्रा के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं भाई, आप फ्रीली इसके अंदर एंट्री कर सकते हो इस बाजार के अंदर। हाँ भाई आपने आलू की रेडी लगा ली, फ्रीली आप इस बाजार से बाहर निकल सकते हो कि हाँ भाई मेरे को इस बाजार से बाहर जाना है, मतलब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई भी आपके ऊपर वो नहीं है, फ्री मार्केट है। अब कोई चीज फ्रीली होगी तो यानी सीधी बात कंपटीशन, जैसे यूट्यूब लगा लो तुम, यूट्यूब है, यूट्यूब के मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है। अब यूट्यूब के ऊपर क्या कोई भी व्यक्ति चैनल बना सकता है, तुम बना लो, मैंने बना रखा, कोई भी व्यक्ति बना सकता है और जब चाहे चैनल छोड़ के जा सकता है, ठीक है। यानी और प्रोडक्ट सबके पास सेम है, यही चीज मैं पढ़ाता हूं, यही चीज कोई और पढ़ाता है, यही चीज कंपटीशन है, बच्चे को जिसका पसंद आता है उसके पास चला जाता है। यानी कहने की बात क्या है भाई, परफेक्ट कंपटीशन यानी ऐसा मार्केट जिसके अंदर चीज को बेचने वाले बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, चीज हमेशा लगभग आपको एक जैसी देखने को मिली और फ्रीली उसके अंदर घुस सकते हो और फ्रीली एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। यानी कैसा मार्केट? ऐसा मार्केट जिसमें बहुत ज्यादा सेलर हैं, यानी बेचने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। सेकंड चीज भाई फ्री एंट्री है भाई, आप इजीली एंट्री मार सकते हो, कोई जोर नहीं आएगा, और फ्री में आप एग्जिट मार सकते हो, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं भाई, इजीली घुस गए इस बाजार के अंदर, इजीली आप इस बाजार से बाहर निकल गए, ठीक है। और इसके अंदर क्या आपको एक जैसे बहुत सारे उत्पाद देखने को मिलेंगे, एक जैसे बहुत सारे उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें क्या पढ़े? आप इन्हें 4 टाइप के मार्केट पढ़े हैं। मार्केट क्लियर हुए या नहीं हुए? एग्जाम के अंदर ये मार्केट पूछा था, आप इन्हें 4 टाइप के मार्केट पढ़े, कौन कौन से? पहला मार्केट हमारे पास मोनोपोली यानी एकाधिकार, जिसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार है और कोई व्यक्ति इस मार्केट के अंदर नहीं घुस सकता। दूसरा हमने पढ़ा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के अंदर जिसके अंदर कुछ एक लोग हैं, बस 4-5 हैं इस मार्केट के अंदर, बस 4-5 लोग ही, 4-5 कंपनी जो इस बिजनेस को ऊपर मतलब कब्जा किए हुए हैं, इसके अंदर भी एंट्री मिलनी आपको थोड़ी मुश्किल है। मतलब कि सीधी सी बात है यार, जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल टावर वाला बिजनेस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, इसके अंदर क्या है भाई 4-5 कंपनियां हैं लेकिन उनके अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि कौन अच्छी सुविधाएं दे, ठीक है। और जो लास्ट नंबर पे वो कौन सा? हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर कोई भी घुस सकता है, कोई भी निकल सकता है, कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। ओके वेरी गुड भाई, क्या हुआ? सर आप एक बुक लॉन्च कर दो भाई, लॉन्च तो कर दो, टेम का भाव है यार, समय के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा सिस्टम, समय आप ही जितना देवानो जितना हो तभी तो बुक लॉन्च कर पावांगे। अब उसके लिए नो चाहिए भाई स्पेशल, मेरे को एक बंदा भी चाहिए जो बुक ना लिखा है, ठीक है, एक टाइपिंग वाला बंदा चाहिए, मतलब बहुत उसमें एफर्ट डालने पड़े यार, समय की बात है। ये जो करना है तारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, इकोनॉमिक्स पूरी करवा दूं, उसके बाद फिर तुम्हारी क्या नाम है हिस्ट्री पूरी करवा दूं, फिर उसके बाद से फिर मैं फ्री हो जाऊँ, फिर जैसे इतना तुम्हारा सिलेबस का बर्डन मेरे सिर पर को हो जाएगा। हाँ भाई जो मैंने तरता वादा करा था सिलेबस करवाने को मैंने करवा दिया, उसका बाद से फिर देखा है बुक बाग का सौदा सोचेंगे, ठीक है।
चलो आगे भाई, इतने सौदा सभी साथियों के समझ में आ गया। 4 टाइप के आपको मार्केट बताएं, चारों मार्केट आपके समझ में आने चाहिए, इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नेशनल इनकम आज का हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय आय। इसके बारे में पढ़े भाई क्या कुछ सिस्टम होता है राष्ट्रीय आय का। पहले तो आप मतलब समझो भाई राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम होती क्या है, ये होती क्या भाई, ये मेनली क्या होती है भाई, जैसे एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर पहले तो ये चीज भी बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, वित्तीय वर्ष। ईयर यानी ये हमारा क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष हो गया भाई। ये हमारा जो वित्तीय वर्ष है ये क्या होता है जी, हमारा जो हमारा जैसे बजट आता है, तो बजट के बाद हमारा 1 अप्रैल, जैसे मान लिया अभी 2025 चलने लग रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक का जो ये साल होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हर साल ऐसे होता है। फिर अगला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश ने जितनी भी कमाई करी है उसके में सबकी कमाई आएगी, उसके अंदर मैं कमाई करूं वह भी शुमार है, आप लोग कुछ कमाई करो, कुछ चीज बेचो हो उससे आप लोग पैसा कमाने लगे वो कमाई भी शुमार है, या कोई भी अपना मतलब देश के अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे 1 रुपया कमाता हो वो चीज भी इस इनकम के अंदर शुमार है। तो सारी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसको बोलेंगे, किसी भी देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो कमाई की गई, इसके अंदर क्या है, देश के सभी लोगों द्वारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है जी, आ गया समझ में। अब ये जो नेशनल इनकम है ना, इसको समझने के लिए अलग अलग कंसेप्ट हैं। कैसे जी, नेशनल इनकम ऐसे नहीं कैलकुलेट करते कि आपने सीधा देख लिया कि हर एक व्यक्ति की इनकम ना पे गिनी जावा। जैसे मान लिया भाई यो आदमी अपने देश में मान लिया भाई 3 आदमी रहे हैं, ठीक है भाई, इस आदमी की इनकम मान लिया 1 लाख है, इसकी मान लिया आपने 5 लाख है, इसकी मान लिया आपने 4 लाख है, और जोड़ दिया भाई टोटल 10 लाख बन गया अपने देश की इनकम। ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसको मापने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं जी। कैसे नापते, इसके अंदर आपकी जीडीपी आती है, इसके अंदर आपका एनएनपी आता है, मतलब एक इसके अंदर आपका जीएनपी आता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको जोड़ के घटा के आपकी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन हम लोग आज निपटाएंगे, कुछ पोर्शन हम इसका मंडे को निपटाएंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इनकम का फ्लो कैसे होता है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर पूछता है, इनकम का फ्लो कैसे जी। जैसे अब मान लिया अपने देश के अंदर पैसे का आदान प्रदान मेनली होता कैसे, फ्लो ऑफ इनकम यानी कि आय का प्रवाह। अगर आप इस चीज को समझोगे तभी आप लोगों को आगे की चीजें समझ में आएगी। इनकम यानी कि हमारे देश के अंदर आय यानी जो भी आप लोग कमाई करते हो इसका प्रवाह यानी कैसे होता है, कैसे पैसे का आदान प्रदान होता है। अब आप खुद सोचो, देखो मैं आपको समझाता हूं, एक नॉर्मल कंसेप्ट से समझोगे तारा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल देके समझाऊं मैं तारती। यो मान लिया, इसको मानते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब समझते, हाउस होल्ड का मतलब ना समझ लियो पुराना घर या फिर ओल्ड पे हाउस दर दिया है। हाउस होल्ड का मतलब मैंने बोल लिया कि जो भी देश के नागरिक हैं, जैसे आप ही मान लिया, मेरी ती मान लिया, तो हम भी सारे देश के आप ही नागरिक, हाँ ठीक है। अपना ती मान लिया हाउस होल्ड नॉर्मल एक बात है। क्लास ने 1 दिन बाद प्राइवेट कर दिया अगर, अच्छा क्या हुआ, मास्टर जॉब टारगेट है पर क्लास नहीं लग रही डी ग्रुप की। सुबह तो लगी थी, रीजनिंग की कौन लगी 9 बजे, 12 बजे साइंस की कौन लगी, बांग भी की 100 था।
ठीक है भाई। तो देखो भाई, आप ही ने क्या मान लिया भाई, आप ही नागरिक, हाँ एक तरफ से आप ही हाउस होल्ड मान लिया, आप ही ने बोल दिया आप ही नागरिक, हाँ ठीक है जी। इस तरफ होगी हमारी होगी कोई भी फर्म। फर्म क्या चीज होती है अभी समझाता हूं। फर्म, फर्म किसको बोलते हैं? कोई भी आपकी फैक्ट्री है या कोई भी आपकी बिजनेस की जो लोकेशन उसको फर्म बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लिया अब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाता हूं और मैंने बैच भी निकाल रखे हैं, कोर्स निकाल रखे हैं, तो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो भी तुम्हारे यूट्यूब पे कोई भी आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, तो जितने भी टीचर है ना, जो भी बैच बेचता है, तो वो क्या है? वो एक फर्म है, वो एक बिजनेस है, ठीक है। और जो बिजनेस की जो लोकेशन होती है उसको फर्म बोलते हैं। अब जैसे मान लिया मैं अब जिस कमरे से क्लास लेने लग रहा हूं ना, चाहे कमरा पहाड़ पे हो, तो इसको मैं फर्म बोल लूंगा भाई, ये एक मेरी फर्म है। चीज समझ में आई? ठीक है। और ये कमरा जहां से मैं क्लास लेने लग रहा, ये कमरा वाले किसी गांव के अंदर, किसी खेत के अंदर, तो मैं बोल दूंगा भाई ये मेरी फर्म है। चीज समझ में आई? तो फर्म किसको बोलेंगे? कोई भी जो आपकी बिजनेस की लोकेशन है, चाहे फैक्ट्री लगा लो, फैक्ट्री के अंदर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर तुम बर्तन बनाते हो, कुछ बनाते हो, उसको फर्म बोलेंगे, ठीक है। एक तरीके से बिजनेस है, एक तरीके, ठीक है भाई। और हाउस होल्ड का मतलब नागरिक, भाई एक आम नागरिक, जैसे मैं मान लिया आम नागरिक हो, आप एक आम नागरिक हो, आप इसको इस तरीके से समझ लो। जैसे मान लिया कि मैं फर्म हूं, जैसे मैं यहां से आपको एजुकेशन देने लग रहा हूं एक बैच के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से, तो ये होगी मेरी फर्म, यानी ये मेरी होगी बिजनेस, ठीक है जी। आप आम नागरिक हो, हाउस होल्ड हो, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को क्या देने लग रहा हूं? वस्तुएं और सेवाएं देने लग रहा हूं। फर्म है वो आप जो आम नागरिक है, आप लोगों को क्या देने लग रही है? फर्म वस्तु देने लग रही है, साथ में सेवाएं देने लग रही है। कैसे? जैसे मान लिया मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स देने लग रहा हूं, एक तरीके से वस्तु गई आप लोग। सेवाएं, मैं आप लोगों को समझाने लग रहा हूं, डेली आप लोगों को 1.5 घंटे की दिन में 2 क्लास लेने लग रहे हो, यानी आप लोगों की एक तरीके से सेवा करने लग रहा हूं, ठीक है, सर्विस देने लग रहा हूं अपनी। यानी वस्तुएं और सेवाएं एक फर्म है आम नागरिकों को देती है, ठीक है जी। आप कोई भी सेंटर में भी कुछ मान लो, कोई फैक्ट्री मान लिया, बिस्कुट बनाने फैक्ट्री है, ये आम नागरिकों को क्या बिस्कुट प्रदान करने लग रही है, वस्तुएं देने लग रही है, ठीक है जी, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आम नागरिक इस फर्म को क्या देने लग रहे हैं? उपभोक्ता और खर्च देने लग रहे हैं। ये क्या चीज अभी समझाता हूं, उपभोक्ता प्लस खर्च। कैसे? अब जैसे मान लिया अब मैं मेरा कोचिंग सेंटर या फिर मेरे जो ये ऐप मैंने खोल रखे, जो मेरी फर्म है, मैं फर्म खोल के बैठ गया, मेरे पास बच्चे हैं ही नहीं पढ़ाने के लिए, मानते हो बात? यानी आप तो उपभोक्ता हो, आप कस्टमर हो, मेरे पास आप कस्टमर हो ही नहीं, तो मेरी इस बिजनेस तो मेरा फेल हो जाएगा। मानो इस चीज को, अब मान लो कोई बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, उसका बिस्कुट कोई खरीदने ही नहीं लग रहा, यानी उसको फैक्ट्री तो बंद होगी, यानी उसकी फर्म बंद हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो वही बात ये है, तो यानी कि आप जो आम नागरिक हो, आप मेरे को कैसे आने लग रहे हो? आप मेरे पास एक उपभोक्ता के रूप में, आप मेरे को उपभोक्ता देने लग रहे हो, आप मेरे को एज ए कस्टमर मिलने लग रहे हो, उपभोक्ता। और मेरा जो खर्च निकालने के लिए आप जो पैसे देने लग रहे हो, उससे मेरा खर्च निकलेगा, यानी उपभोक्ता और खर्च मेरे को कौन देने लग रहा है? आप आम नागरिक हो, आप मेरे को देने लग रहे हो, यानी पैसे का आदान प्रदान होया, आपने मेरे को पैसे दिए, मैंने आपको वस्तुएं और सेवाएं दी, ठीक है जी। एक कंसेप्ट समझ में आया सभी साथियों के? बिल्कुल बेसिक सा नॉर्मल सा कंसेप्ट था, ठीक है जी। अब आप लोग सोचो भाई, मेरे पास मेरी ये फर्म है, मेरे पास बहुत सारे बंदे काम करते हैं, कोई टाइपिंग का काम करता है, कोई वीडियो के पोस्टर बनाने का काम करता है, कोई पीपीटी बनाने का काम करता है। मतलब मान लिया मेरे पास कोई टीचर पढ़ाने का, मेरे पास मान लिया 10 बंदे काम करते हैं, तो 10 बंदे अगर मेरे पास काम करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब मैं उनको पैसे भी देने लग रहा हूं। मान लिया कोई मजदूरी करता है, उसको मैं मजदूरी देने लग रहा हूं, ठीक है। मान लिया मैं किसी और की बिल्डिंग में कमरा ले रखा है मैंने, तो मैं उसको किराया भी देने लग रहा हूं, ठीक है। एक तरीके से मैं किसी व्यक्ति को प्रॉफिट भी देने लग रहा हूं, मानने लग रहे ये बात है। यानी कि ये फर्म है, एक तरीके से क्या है, आम नागरिकों को क्या है, मजदूरी भी देती है। भाई आम नागरिक इस फैक्ट्री के अंदर काम करने भी तो जाएंगे, तो इनको मजदूरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इनको क्या है, किराया भी। अगर मान लिया आम नागरिकों ने अपनी जमीन प्रोवाइड कर रखी है, ले भाई जमीन के अंदर फैक्ट्री लगा ले किराए के ऊपर, तो यानी एक तरीके से क्या हो गया भाई, इनको किराया भी मिलने लग रहा है, आम नागरिकों को फर्म के द्वारा ही मिलने लग रहा है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अपना जो प्रॉफिट है, लाभ है, इन नागरिकों को कुछ ना कुछ लाभ भी मिलने लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सी बिल्कुल। और ये जो नागरिक है ना, नागरिक यही क्या है, मेनली इस फर्म के उत्पादन के लिए मेन रीजन भी बनने लग रहे हैं। अगर मान लिया मैं, जैसे मान लिया मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, जैसे मान लिया मैं कंप्यूटर लग जाऊं पढ़ाने, अब कंप्यूटर तो 5 नंबर का आवा है,
5 नंबर का आवा है, यानी कि भाई मैं कंप्यूटर की, कोई टीचर कंप्यूटर क्यों पढ़ाओगा जो दिखा बैठा 5 नंबर का कंप्यूटर आवा है, कौन पढ़ा हुआ है? क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ पर 5 नंबर कंप्यूटर पढ़ाऊं तो कोई बच्चा ना देखना आवा ना कुछ और, मतलब मेरी कोई इनकम नहीं, जीरो इनकम होगी एक तरीके से। और अगर मान लियो मैं हरियाणा जीके पढ़ाता हूं, मैं इंडिया जीके पढ़ाता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया जीके 50 नंबर के आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, हरियाणा जीके यहाँ पर 25 नंबर के आती है हरियाणा के अंदर, अगर मैं ये पढ़ाता हूं तो इनकी उपभोक्ता ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है, तो यानी कि लोग मतलब कि मेरे को इसके लिए मतलब कि मजबूर करने लगे मैं इन सब्जेक्टों को पढ़ाऊं क्योंकि इनके कस्टमर ज्यादा हैं। तो यानी कि ये जो आम नागरिक हैं ये क्या है, इस फर्म को उत्पादन के लिए इसका कारक भी बनने लग रहे हैं, कारक मतलब इसका कारण बनने लग रहे हैं, एक तरीके से उत्पादन के लिए इसका कारण बनने लग रहे हैं भाई कि तू उत्पादन कर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। और इसी कंसेप्ट से क्या है, आपकी इनकम चलती रहती है, आपका जो फ्लो है वो चलता रहता है इनकम का, पैसे का आदान प्रदान होता रहता है, पूरी की पूरी धरती के ऊपर लगा लो या पूरे पूरे अपने भारत देश में लगा लो, ऐसे ही सारा का सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, आप चाहे दुकान पे जाओ चाहे कहीं पे जाओ, सब जगह ऐसा होता है, आपने पैसे दिए अगला बंदा आपको प्रोडक्ट देता है। कुछ खाने की चीजें ले आते हो, मान लिया तुम बर्गर खाने जाते हो, आपने पैसे दिए, बर्गर वाले की फर्म है, फर्म ने आपको प्रोडक्ट दिया, यानी पैसे का आदान प्रदान हुआ। मानते हो इस बात को? तो पूरी धरती के ऊपर ऐसे ही चक्कर चलता, तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इनकम। अब एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया नहीं आया? मजदूरी, किराया और लाभ, इसे कारक लागत जो बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट आ गया ना सभी साथियों के समझ में, भाई इनकम का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, और जो हमारा ये जो फ्लो है अर्थव्यवस्था, यानी जो हमारी इकोनॉमी है, यानी जो हमारा पैसे का जो मेन सिस्टम है, उसका ये जो चक्कर है ना, ये जो चक्कर ऐसे पैसे ऐसे घूमते रहते हैं, मजदूरी कर ली तुमने वो सैलरी दे देते हैं वगैरह वगैरह, ये जो चक्कर है, इसी की वजह से जो हमारे पैसे हैं, जो हमारी वस्तुएं हैं और जो हमारी सेवाएं हैं, इनका कंटिन्यू फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो एक चीज और लिखोगे, क्या चीज लिखोगे, अर्थव्यवस्था के इसी चक्कर की बदौलत हमारे यहां वस्तुएं, सेवाओं और पैसे का फ्लो बना रहता है। पैसे का फ्लो आपका बना रहेगा कि हाँ भाई पैसे दे दिए चीज मिल गई, पैसे वो कर दिए चीज मिल गई, इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ गया? सर साइंस की क्लास 11 बजे लगा लिया करो। 11 बजे लगा दें अपना तो कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे इसलिए नहीं लगाता ना क्योंकि जैसे 9 से 10 तुम्हारी रीजनिंग की क्लास होती है बैच के अंदर, 10 से 11 मैथ की होती है। मैं 11 बजे मैं लगा दूँ, मैं बीच में 1 घंटा तुमको रेस्ट मिल जाए, इसलिए 12 बजे की करी थी मैंने। मैं तो 11 की कर जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सभी के? अब आगे चलो, अब आते हैं हम लोग जीडीपी के ऊपर। भाई जीडीपी को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं हमारे जीडीपी को कैलकुलेट कराने के। जीडीपी होता क्या है जी? जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जी से बनेगा ग्रोस, डी से बनेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन, ये जीडीपी क्या चीज है जी? इसका मतलब ही ये है कि आपने पूरे साल के अंदर जितना खर्चा करया है, जितनी इनकम करी है, कितना उत्पादन करया है, उस सारे के जोड़ को ही जीडीपी बोलते हैं। जैसे मान लिया इस साल के अंदर मैंने मान लिया भाई इतने रुपए का खर्चा कर दिया, मैंने मान लिया 2 लाख का खर्चा कर दिया, 3 लाख की कमाई कर दी, तो ओवरऑल मेरे 1 लाख रुपए बचे। तो ये मतलब एक तरीके से टोटल हमारे देश के अंदर भाई ये समझो इतनी जीडीपी बनने लग रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मतलब बहुत सारे सकल घरेलू यानी ग्रोस का मतलब होता है टोटल। टोटल हमने हमारे देश के अंदर यानी हमारे घर के अंदर, हमारे डोमेस्टिक के अंदर हमने टोटल कितने प्रोडक्टों का उत्पादन किया है, कितनी कमाई करी, क्या कुछ इनकम करी है, उसी को जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी है, जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं।
भाई हमारे देश की जीडीपी कितनी, आपने देखा हुआ अब की बार हमारे देश की जीडीपी इतने रहने का अनुमान है, इतने % रहने का अनुमान। अभी चीज सिखाऊंगा सारी दिमाग के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के भाई आपको 3 तरीके देखने को मिलते हैं, 3 तरीके, ठीक है जी। कौन कौन से तरीके हैं जी, अभी आपको बताता हूं। देखो जीडीपी को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके कौन कौन से। पहला हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं हमारा उत्पाद विधि। प्रोडक्ट मेथड जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद विधि। यह भी हमारा जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है। सेकंड नंबर आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब है खर्चा, ठीक है। तो खर्चा विधि भाई, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा, भाई आप लोग कितना खर्चा करने लग रहे हो, तो खर्चा विधि भाई। और थर्ड नंबर पे आता हमारे पास इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी आप कमाई कितने करने लग रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आय विधि। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी टर्म नहीं बताई थी कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी टर्म हमारी इस इनकम मेथड के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी की सारी टर्म हम लोग कल पढ़ेंगे, सॉरी मतलब मंडे को, यानी जब भी 11 तारीख होगी उस दिन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन 2 मेथड को भाई। इससे हम लोग हमारे टोटल जो देश की इनकम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से भाई, ठीक है। आ जाओ अब समझाता हूं आपको। कुल आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, यही है। हाँ भाई यही है विशाल शर्मा। भाई इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, इनको तो पढ़ना नहीं है, तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगी। भाई पढ़ना भी है भाई, देखो सभी तरीके के व्यक्तित्व हैं, लड़कियां पढ़ने वाली भी हैं, लड़कियां नहीं पढ़ने वाली भी हैं, सब तरीके की हैं, ठीक है। और समाज के अंदर हर टाइप के आपको लोग मिलेंगे, कोई पढ़ने वाला, कोई नहीं पढ़ने वाला। अब वो चीज़ आपके हाथ में। अब देखो पता है क्या भाई, लड़की होने का एक बेनिफिट भी भाई, लड़की तो अगर नौकरी ना लगे तो भी शादी हो जाएगी भाई, अगर वो सुंदर है तो भी शादी हो जाएगी लड़की की तो, ठीक है। और तुम अगर नौकरी नहीं लगे हुए या फिर तुम्हारे पास कोई पैसे का सोर्स नहीं है तो तुम्हारी शादी नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो तुम एक बार के लिए सोच के चला करो दिमाग में कि भाई इसके पास तो ये बेनिफिट है भाई, इसकी मान लो कुछ भी काम ना कर दी, सिर्फ 12वीं पास है, बीए भी कर रही है, ग्रेजुएशन भी कर रही है, तो भी शादी हो जाएगी भाई इसकी इजीली, सुंदरता देख के, ठीक है। और सुंदरता ना भी तो भी आज के दिन में इतनी कमी है, छोरे हांड है नो का प्लीज ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, मतलब इजीली हो जाएगी लड़की। लड़की को दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है लड़के को। अब तुम्हारे पास 2 ही चीजें हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकते कोई बिजनेस कर लो, बिजनेस नहीं कर सकते तो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लो। अब प्राइवेट कंपनी वाले खून चूस लेते हैं, बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है, चले चले ना चले ना भी चले, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर कंपटीशन इतना है, करे तो करे क्या। तो भाई वो है समय के ऊपर छोड़ दो भाई करना क्या है। आप सिर्फ फिलहाल के लिए देखो पहली प्राथमिकता दो। देखो मैं आपको एक बार सजेशन देने लग रहा हूं, अगर आपके घर का बिजनेस है ना, जैसे मान ले तुम्हारी कोई दुकान है बढ़िया आपके पापा जी की, या बढ़िया चलने लग रही दुकान, कपड़े की दुकान मान ली, परचून की दुकान लगा ली, कोई होटल है, रेस्टोरेंट, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो आप उसके ऊपर फोकस करो, अपने बिजनेस को चलाओ, अच्छे से चलने लगे रहा है, रन करो उसको, ठीक है। फिर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। अब आप बिल्कुल बेसिक मतलब ये सुनो तरीका में लगे रहे हो, घर की कोई कैपेसिटी नहीं है, मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, ठीक है, फिर प्राइवेट काम करते हैं जिसके अंदर इतनी इनकम नहीं है, तब आपको पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब को देनी चाहिए भाई। और इतनी भी प्राथमिकता नहीं कि आप उसके चक्कर में कुछ करें ना पाओ। प्राथमिकता मतलब भाई ये है भाई कि मैं तैयारी करूँ तो पहले गवर्नमेंट जॉब की करूँगा, 3-4 साल ट्राई करो, सिलेक्शन होता अच्छी बात है, ठीक है। 3-4 साल में पता लग जाता है मेरी गोदाम में इतना दम है या नहीं कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल पाऊँ, नहीं लगा निकाल पाऊँ, ठीक है। ये कई जने मना देखे मूर्ख हो है, मूर्ख प्रवृत्ति के 10-10 साल ती लगे रहे तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पैसन है गवर्नमेंट जॉब, पैसन है 10-10 साल। इस वक्त देश के हर कोने, हर अखबार में आ रही है एक ही बड़ी खबर, रच गया है इतिहास, जो पिछले 11 साल में नहीं हुआ। प्राथमिकता आपके लिए गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मिले तो सबसे बेस्ट है, ना मिले तो निराश नहीं होना। धरती ऊपर और काम बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचो, भगवान ने आपको जीवन दिया कि सिर्फ इसलिए जीवन दिया भाई तू जा धरती पे सरकारी नौकरी ले, नहीं तो तेरा जीवन असफल हो जाए।
भाई पहले ट्राई कराएंगे भाई हम, भाई गवर्नमेंट जॉब हमको मिल जाए सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, सिक्योरिटी है, फ्यूचर सिक्योर है, 58 साल की उम्र तक सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम के तहत, एनपीएस के तहत तो यूपीएस लागू कर दी, ठीक है। बच्चों का भविष्य सिक्योर है, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को जॉब मिल जाएगी, ठीक है, पत्नी को सैलरी, मतलब इस टाइप से चीजें होती हैं। और अगर ना मिल पाए तो अपना कुछ प्राइवेट कर लो, लेकिन निराश नहीं होना। अभी एग्जाम इसके पेपर के अंदर आई हुई थी, न्यूज़पेपर के अंदर एक लड़की थी, उसके सीईटी में कम नंबर बने, उसने सुसाइड कर लिया। आची पागल है भाई, भाई नो बताओ सुसाइड करने नंबर बढ़ गए, मान लिया तारे 55 नंबर बने थे, वो 50 थोड़ी, वो मतलब 90 थोड़ी ना हो गए, वो तो उतने रहने हैं। और उस चीज का मतलब इतना के रिलेट कर लिया भाई, जमानो भाई इसमें नंबर कम बन गया तो भाई सुसाइड कर लिया, ये तो गलत चीज है भाई। और बतेरे काम यार, लोग के बेरा कितने गंदे गंदे काम कर को, चोरी डकैती के बेरा के घटिया था घटिया हरकत करे हैं, ठीक है, जेड़ा में पड़े रहे हैं, किसी का मर्डर की में कर दिया, उन्हें ना शर्म को नहीं आंदी, मुँह कौन कर दे सुसाइड। सोच के देखो तम नु सोचो, सोचा करो तम दिमाग में गलत नो समझो, जमानो नेगेटिव तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगा। बाय चांस धरती जॉब ना भी मिली तो भी गंदा तो गंदा क्यों, भूखे कौन मरो तम, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी, नो सोचा करो। और नहीं तो नो सोचो भाई लोन पर ट्रैक्टर ले लूँगा, लोग किले बह लूँगा, उसका लोन पाड़ूँ और घर बार तो भी चला लूँगा, सुबह दिन रात अगर मेहनत करूँगा तो नो सोच लिया करो, ठीक है। और नहीं तो मैं मजदूरी करके भी घर चला लूँगा, लेकिन भूखा कौन मरूँ, तो अच्छी सोचा करो ना। पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब, मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो अपने और काम धंधे बहुत हैं, मरना सॉल्यूशन नहीं इस चीज का। भगवान ने धरती पे जन्म दिया है, इसलिए जब एंजॉय करो, ठीक है, अपना मेहनत करो, अपना नाम कमाओ और धरती से वापस जाओ, ठीक है। चले आगे। अब देखो, अब आप ही पढ़ाएंगे प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों मेथडों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मेथड से हम लोग हमारी जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, आ जाओ। तो देखो प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या है, उत्पादन विधि, प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पादन विधि, इसके माध्यम से आप आपकी जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जी, अभी बताते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने से आप जीडीपी क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग प्रोडक्ट कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो आपके पास कपास है, कपास का मतलब रुई, ठीक है। अब आपके पास कपास है, कपास को आप कहां पर बेचते हो, धागा मिल के अंदर, ठीक है, धागा मिल के अंदर धागा बनता है, इससे आपने कपास को बेच दिया धागा मिल के अंदर, ठीक है जी। धागा मिल वाले इससे क्या बना देंगे, धागा बना देंगे, और उस धागे को आगे कहां पर भेजा जाएगा, कपड़े बनाने के लिए, नहीं कपड़ा मार्केट में भेजा जाएगा। इससे हमने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया, उस धागे से हमने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया। एक उदाहरण है ये, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। और इस कपड़े से हमने क्या बना दिया, एक शर्ट बना दी, कुर्ता पजामा बना दिया, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे आपको बताता हूं, मान लिया ये कपास है तुम्हारी 100 रुपए की थी भाई, 100 रुपए की तुम्हारी ये कपास थी, ठीक है जी। मैंने इसको धागा मिल के अंदर बेचा 200 रुपए के अंदर बेच दिया जी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ एक्चुअल प्राइस कितना गया है इसका, धागा मिल के अंदर जब ये गई है, वहां पर जाने के बाद इसका एक्चुअल प्राइस मतलब वास्तविक इसका मतलब कीमत के अंदर बढ़ोतरी कितनी हुई है, 100 रुपए की हुई है। इतने की तो हुई है यार, 100 रुपए तो था उसका ओरिजिनल प्राइस। अब 100 की चीज, जैसे यार तुम ऐसे समझो, अब तुम 100 रुपए की कोई चीज ले आए, तुमने बाहर जाके 200 रुपए में बेच दी, तो एक्चुअल जो तुमने कमाई करी है वो तो कितनी है, 100 रुपए की कमाई है, ठीक है। यानी कि 100 रुपए की, 100 तो इसका तुमने लगाया भी तो 100 तो यार, ठीक है, यानी 100 रुपए की तुम्हारी एक्चुअल कमाई। अब तुमने इसको धागा मिल को कपड़े के पास बेच दिया, कपड़े के अंदर गया 400 रुपए का, ठीक है। अब यहां पर देखो 200 रुपए तो यहां पर थे इसके, तो तुमने जो एक्चुअल जो कपड़ा बनाया उसकी कीमत कितनी है, 200 रुपए। अरे 200 तो पहले का था ही, तुमने 400 में बेचा, तो यानी एक्चुअल जो तुमने इसके अंदर कमाई करी तो 200 रुपए की करी है, बिल्कुल जी। और 400 की शर्ट तुमने मतलब 400 कपड़े से तुमने बना दी 800 रुपए की शर्ट, जो कि तुम बाजार के अंदर बेचने लग रहे हो। तो कपड़ा तो 400 रुपए का था, जो तुमने एक्चुअल कमाई करी शर्ट के ऊपर वो तो 400 रुपए की हुई, 800 में से 400 घटा 400 रुपए की एक्चुअल कमाई हुई, ठीक है। और 100 रुपए तुम्हारे इसके स्टार्टिंग के अंदर लग ही रहे थे भाई, 100 रुपए की तो तुम्हारी कपास थी, ये तो तुम्हारी जेब से लगे लगे हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से तुम्हारी कमाई घर पे उत्पादन करने लग रहे यार, एकदम घरा मान लो तुम गेहूं की फसल बोते हो घर पे, गेहूं का एक तुमने बीज बो दिया, उससे तुमने 100 रुपये के गेहूं प्राप्त कर लिया, तो फ्री फंड के यार घर तक ही में लग गया थोड़ी है ना, तो ये 100 रुपए भी ये भी तुम्हारी कमाई के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जो तुमने वैल्यू ऐड की है, जो तुमने
वैल्यू ऐड करी है इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के उत्पादन के अंदर, वो कितनी है? 100, 200, 200, 400 और 400, 800, यानी कि तुमने इस प्रोडक्ट के अंदर 800 रुपए की वैल्यू ऐड करी है। चीजें समझ में आई तुम्हारे? यानी जो कपास से लेकर और जो शर्ट बनी है, इस शर्ट बनने तक तुमने इसके अंदर कितनी 800 रुपए की तुमने इसके अंदर वैल्यू ऐड करी है। ठीक है, और इसी प्रोडक्ट मेथड को हम लोग ग्रोस वैल्यू ऐड मेथड भी बोलते हैं। ग्रोस वैल्यू ऐड मेथड, इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में बोल दें तो हम लोग GVA मेथड भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? GVA मेथड भी बोल देते हैं। कंसेप्ट समझ में आया सभी साथियों के? मैंने क्या बताया, यानी प्रोडक्ट मेथड, इससे भी आपकी क्या है, इनकम आपकी निकाली जाती है। आपने टोटल साल में कितनी कमाई, तो ओवरऑल आपने टोटल कितनी कमाई करी? 800 रुपए की ओरिजिनल कमाई करी। यार 100 रुपया खर्चा इधर हो गया, 200 रुपए की आपने बनाई, 100 रुपया खर्चा इधर हो गया। ठीक है, 200 रुपया खर्चा इधर हो गया, 100 बच गए, इधर 400 खर्चा हो गया, इधर 400 बच गए। ठीक है, तो ये सारा खर्चा कुछ नहीं कर, जो वास्तविक कमाई हुई है तुम्हारी वो कितनी हुई है? 800 रुपए की हुई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, चीजें समझ में आई सभी साथियों के? क्या हुआ? रट्टा खेड़ा लाइब्रेरी से 70 बच्चे लाए हो, अरे वाह। हाँ, वैल्यू एड मेथड लिख दिए भाई, वैल्यू एड मेथड भी बोलते हैं। कर फ्री फंड का कौन मास्टर जी? गेहूँ मेहनत और किसान के पसीने से लगता। अच्छा रहे मावना बेरा कौन था, हम तो सोचे फ्री में उग जाए आप पे, माँ ऊपर तो आराम बीज गेड़ देर गेहूँ उग जाए है। ये गधेड़ प्रवृत्ति के इंसान हो, इसी सोच आड़े ये जो नको दे कि मैं अभी और दूसरा वे में बोलना और उस चीज ना तरोड़ मरोड़ की नो एक बड़ा हाईलाइट मामला बना कि शो करने की कोशिश, उन बड़कम सुमार है हो। आमना बेरा है मना के कही इस चीज ना समझाने खातर कही मना नु कही माँ भाई गेहूं का अगर तुम एक दाना बो दो, ठीक है, अब गेहूं तो नू तो है कौन गेहूं कितने तो रुपया में घर पर मिले जा यार, गेहूं का दाना उसी तमने बो दिया, उसका तमने 100 रुपया गेहूं जाए में दिया एक पौधा ऊपर। ठीक है, तो 100 रुपया गेहूं तो तारा फ्री फंड का हो गया तारा खातर नू कोई ना दी गेहूं तो ना कोई थान की मेहनत और खून पसीने की कमाई होती है, फ्री फंड का नहीं होता। अच्छा, ये बड़कन सुमार को बात ना बढ़ा चढ़ा की पेश करना है। जो मान लिया किसी एक थप्पड़ मार दिया, दूसरा जाके ना बताऊंगे ना रोशनो दिशा दौड़ की थप्पड़ मार, उसको नील पड़ गया, 5 आंगली निशान पड़ गए, आंख पर मुक्का ही मार दिया उसका, मतलब 4-5 लाइन ऑटोमेटिक बात के थी। और किसान की मेहनत कहा पुलिस बनो, ये वो है वो धर्मा के ऊपर राजनीति कौन करे अगर अपना देश का मैं ये दलम ऐसे वो दलम ऐसे, ठीक है, सारा देश का मठ मारेगा उनने मैं सुमार है बेटा राजनीति में जाता हूँ, बहुत ऊंचा खेल लगा, अच्छा खेल लगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रोडक्ट मेथड सभी साथियों के? तुम खुद बताओ, इसी की मैं बात थी मैंने खुद ना नो कही भाई महा एक गेहूं का दाना बो दिया 100 रुपये बता रखा, तो मतलब घर पर तुम्हारे कपास उगने लगे तो एक तरीके तुम्हारे लिए तो फ्री फंड की होगी भाई। 100 रुपये की मान लिया तुमने, 100 रुपये की तुम्हारे पास कपास है, तुमने 100 रुपये की वैल्यू बना रखी है, तुमने उसको आगे बेचा, उसने 200 रुपये की बना दी उसकी वैल्यू, यानी कि 100 तो तुमने बना रखी थी, उसने अपने पास से कितनी बनाई? 100 रुपये ऐड किए उसने अपने पास से इसकी कीमत के अंदर। ठीक है, अब मान लिया यार अब मेरे पास कोई चीज है, अब तुम खुद सोच लो यार मेरे पास मान लिया ये पेन है, ये पेन मान लिया मेरे पास 10 रुपये का, मैंने घर पे बनाया ये पेन मान लिया 10 रुपये का। ठीक है, अब मैं इसको आपको देता हूँ ले भाई, और आप इसको आगे 30 रुपये का बेच देते हो, तो आपने इसके अंदर जो 20 रुपये ऐड करे हो तो अपनी तरफ से ऐड करें ना वो वैल्यू। ठीक है, तो यानी आपने जो ओरिजिनल जो मार्जिन जो कमाया, जो असली जो मेन जो है वो तो आपका 20 रुपये है ना, तो इधर इसी हिसाब से आपका ये है। चीजें समझ में आई? अब इसी के अंदर एक कंसेप्ट और आता हमारा जिसका नाम है फाइनल गुड। फाइनल गुड्स, गुड तो होता है अच्छा गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल का मतलब क्या हो गया? जो अंतिम वस्तुएं होती है हमारे पास, अंतिम वस्तु अनुकूल भाई वस्तु धरती पर खत्म होगी। अंतिम वस्तु का मतलब अभी आपको समझाऊंगा, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, एक आपको डेफिनेशन देगा और फिर पूछा ये कौन सा गुड्स अंतिम है या इंटरमीडिएट है। ये हो गया हमारे पास मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तुएं। ये क्या चीज होती है जी?
अंतिम गुड्स वो उसको बोलते हैं, फाइनल गुड्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर मान लो आपने कोई चीज बन के आपके पास आ गई, तो अब इसको और आगे तरोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लिया मैं ये फोन है, ये कंपनी ने फोन बना के दे दिया, अपने ने इसको खरीद लिया, क्या मैं अब इस फोन से कुछ और बना सकता हूं? मान लिया इस फोन ना मैं बीच में था ऐसे करके इसके 2 फोन बना दूं, फिर तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। और अब ये बन के तैयार हो गया भाई, अब मैं इसको सिर्फ यूज कर सकता हूं, मैं इसको आगे फर्दर इसका कुछ और बना के नहीं बेच सकता। मतलब बेच तो सीखू हूं लेकिन नो भाई आधी कीमत मत आओ, लेकिन इसका कुछ और बना के नहीं बेच सकता, इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करके नहीं बेच सकता। मैं इसका कि मैं और बनाया दूं भाई, इसके मान ली इसके मैंने तिरछा काट दिया, मतलब यो भी ताल लगा यो भी ताल लगा, मैंने इसका कुछ हिसाब बना दिया, बता मैं आड़जी पलट का ले जा, इसको ऐसे तो नहीं बना सकता ना। मतलब फाइनल प्रोडक्ट है ये भाई, इसको और आगे मैं फर्दर चेंज नहीं कर सकता। चीज समझ में आई? तो यानी फाइनल गुड्स हम लोग किसको बोलेंगे? ऐसी वस्तुएं जिन्हें अब आगे मतलब कि कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स किसको बोलेंगे? ऐसी वस्तुएं जिन्हें अब हम आगे कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते भाई। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। इसमें जैसे हम एक और आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब जैसे मान लिया टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट तुम्हारे पास आगे बन के, क्या अब तुम टूथपेस्ट से कुछ और बना सकते हो? नहीं बना सकते जी, सिर्फ अपने दांत रगड़ को हो नो तो उस टूथपेस्ट में कि मैं नमक गेड़ के रागा बेच दोगे इतना है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं चाय पत्ती का। जैसे तुम चाय पत्ती लिया है दुकान से, और चाय पत्ती से आप लोग क्या, चाय पत्ती आप लोग लिया है, तो चाय पत्ती आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। नो तो है कौन चाय पत्तियां तुम आगे और कुछ करके मतलब कि बेच दोगे, मतलब बेच तो सकते हो। चाय पत्ती की चाय बना के आगे, जैसे मान लिया कोई भी चाड़ा है, वो चाय पत्ती को ले आके उसकी चाय बना के आगे बेचता है, तो इंटरमीडिएट के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए आप समझो भाई, चाय पत्ती फॉर पर्सनल यूज ओनली, फॉर पर्सनल यूज ओनली भाई, ऐसी चाय पत्ती जिसको हम सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो हमारी इसी के अंदर है उदाहरण। और भी हम जैसे टूथपेस्ट होगी, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, मतलब हम इससे कुछ और नहीं बना सकते भाई, ठीक है। अब इंटरमीडिएट के अंदर क्या आ गया? यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे हम और भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, यानी जो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल का काम करती हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम और भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब ये वस्तुएं रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चे मटेरियल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं। कैसे जी? उदाहरण के लिए तुम कुछ भी एग्जांपल इसको, जैसे हल्दी है, हल्दी आपके पास आ गई, आप दुकान से ले आए, क्या ये बस सीधी हल्दी ना तो खाओ को नहीं, गिटक गिटक कर खा जाओ। अब उस हल्दी से आप और भी चीज बनाते हो, हल्दी को सब्जी में डाल दिया, सब्जी के अंदर यूज होने लग रही हल्दी को किसी और चीज प्रोडक्ट के अंदर डालते हो भाई, और किसी प्रोडक्ट के अंदर भी हल्दी को यूज कर सकते हैं। यानी आपका ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं, आपका ये इंटरमीडिएट यानी बिचौला प्रोडक्ट है। अब जैसे इसी के अंदर मैंने एक चाय पत्ती का भी लेता हूं, चाय पत्ती आपके दोनों टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछे ना चाय पत्ती कौन सा प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट या फाइनल, तो दोनों टाइप का हमारा ही। फाइनल का तो कैसे जाए, अगर मैं पर्सनल यूज के लिए लूं, अब जैसे मैं चाय पत्ती लिया दुकान से, मैंने घर पे चाय बनाई और मैं पी गया, मतलब भाई सीधी भाई मेरे लिए यूज हुई है बस, और कहीं पे इसका और कुछ नहीं मैंने बना के बेचा। और अगर मैं मान लिया चाय पत्ती लिया और मैंने चाय की दुकान खोल ली और उसके ऊपर मैं चाय बना के बेचने लग रहा हूं, तब ये चाय पत्ती क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। यानी चाय पत्ती हमारे दोनों तरीका काम कर सकती है। यानी कैसे? चाय पत्ती से चाय बनाकर बेचना,
बेचना। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट के अंदर आ जाएगा। फिर चीज समझ में आई, दिमाग के अंदर कंसेप्ट घुसा। यानी कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं। इसके अंदर जैसे लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। पहली स्टेटमेंट देगा ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आगे और नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट हमारा इसी का उदाहरण है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा 1 और 2 सही, ओनली 1 सही, ओनली 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से प्रश्न आएगा। ठीक है, चीजें क्लियर। अब ये जो हमारा फाइनल गुड्स है ना, ये भी आगे हमारा 2 टाइप का होता है फाइनल गुड्स भी भाई। ठीक है, जो हमारा फाइनल गुड्स है ये भी हमारा कितने 2 टाइप का होता है। जो अंतिम वस्तुएं हैं इसके भी हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 टाइप देखने को मिलते जी? इजी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जमा केड़ के, मजाक की बात नहीं। एक को तो बोलते कंज्यूमर गुड्स, एक को बोलते कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और एक को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अच्छा जी, ये कौन कौन से होते हैं जी? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं। कैपिटल को मैंने बताया था ना पूंजीगत, कैपिटल को क्या बोलते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है जी। अब ये कौन से होते हैं जी? कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर भाई जिनका प्रयोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं बस, और आगे यूज नहीं करना, उसको कंज्यूमर बोल लेंगे। कैपिटल जिनका प्रयोग हम लोग बिजनेस पर्पज या पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसको क्या बोल लेंगे? कैपिटल गुड्स बोले। कंज्यूमर गुड्स जिनका प्रयोग केवल पर्सनल यूज के लिए हो। ठीक है, और जिनका प्रयोग पैसे कमाने के लिए हो। अब आप बोलो जी पैसे कमाने वाला तो आपने इंटरमीडिएट्स वाला बताया था। बिल्कुल बताया था भाई, लेकिन जो हमारा अब मैंने वो क्या बताया, जैसे इंटरमीडिएट वाला है उसके अंदर आप पैसे कमाओगे, वो आपके रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर क्या हमारा जो फाइनल गुड होगा ना, आप उसी को रिफॉर्म करके पैसे बनाओगे। जैसे मैंने बोल दिया, अब जैसे मान लिया कैसे बनाओगे, जैसे इसको समझाता हूं मैं आपको। जैसे टूथपेस्ट ही लगा लो आप, टूथपेस्ट है, अब मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर से मैंने आपको टूथपेस्ट दे दी। ठीक है, अब मान लिया मैं दुकानदार हूं, तो मैंने फैक्ट्री से जो टूथपेस्ट खरीदी है वो मेरे लिए कौन सा होगा? कैपिटल गुड होगा। तो मैं अपने बिजनेस के अंदर यूज करूंगा इसको। अब मैं आपको जैसे लैपटॉप बताता हूं, लैपटॉप का उदाहरण ले लिया। अब लैपटॉप है, लैपटॉप मैंने मान लिया आपका, लैपटॉप का आप यूज करते हो, आप है उसके कंज्यूमर गुड्स, आप सिर्फ करोगे पर्सनल यूज के लिए, जैसे आपने क्लास लगा ली या गेम खेल लिए, कुछ भी कर लिया। और मैं लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज किसी लिए, मैं तो अपना बिजनेस चलाने लग रहा हूं भाई। प्रोडक्ट सेम है लेकिन यूज अलग है, मैं तो अपना बिजनेस चलाने लग रहा हूं। मैं मान लो अभी तुमको लाइव क्लास देने लग रहे हैं, कंप्यूटर से चलने लग रही है। ठीक है, मैं तुमको बैच देने लग रहा हूं, कंप्यूटर से चलता, सारा सिस्टम कंप्यूटर से ऑपरेट होता है। यानी मेरे लिए कंप्यूटर का प्रयोग कैसे? एज ए बिजनेस होने लग रहा है, एक पैसे कमाने का जरिया। तुम्हारे लिए कंप्यूटर क्या है? एक पर्सनल यूज के लिए होने लग रहा है। तो यानी कि कंज्यूमर गुड्स किसको बोलेंगे? ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए हो, ऐसी वस्तुएं जो क्या है जिससे आप और पैसे कमा सको, उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स। समझ में आया दोनों के अंदर डिफरेंस? दिमाग के अंदर घुसा, नॉर्मल सा था, हल्का था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है इन्वेंट्री गुड्स। इन्वेंट्री का ये भी बिल्कुल बेसिक है, ये सारा बिजनेस से रिलेटेड है, सारी इकोनॉमिक्स तुम्हारी। इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची, यानी एक तरीके से हम लोग बोले तो स्टॉक। यानी जैसे मान लिया, मैंने बोला भाई, जैसे मान लिया तुमने एक होटल खोल लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, होटल मान लिया तुमने एक कैफे टाइप खोल लिया है, होटल खोल लिया, कैफे खोल लिया, जैसे उसके अंदर मान लिया तुम बेचते हो पिज्जा, तुम बेचते हो बर्गर, तुम बेचते हो चाय, तुम बेचते हो कॉफी, और भी जो भी मतलब खाने पीने चटपटे चीजें, तुम सारी चीजें एक होटल के अंदर बेचते हो, यानी एक कैफे लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप होटल या कैफे खोलते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी पहली सोच रहती है कि मैं कैसे 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर फायदा उठा उसको। देखो भाई, मजाक से हटके, तो सबसे पहले आप जब भी खोलोगे ना, जो भी बिजनेस करता है उसको इन चीजों का पता होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली सबसे पहले व्यक्ति सोचता है कि इसका स्टॉक मेंटेन रहे,
स्टॉक मेंटेन रहे। स्टॉक मेंटेन कैसे जी, समझाता हूं। अब जैसे मान लिया पिज्जा बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है पिज्जा बेस की, पिज्जा बेस बनाने पड़ते हैं, मैदे से बनते हैं, ठीक है। अब मान लिया तुम्हारा होटल रेस्टोरेंट, तुम्हारे मान लिया डेली 20 पिज्जा की सेल है, डेली तुम 20 पिज्जा बेच देते हो, ठीक है। तो तुम्हारे स्टॉक के अंदर कम से कम 20 पिज्जा बेस होने चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, सूची यानी इन्वेंट्री बोलते हैं। अब जितने भी होटल वाले क्या करते हैं, जैसे मान लिया आज रात को होटल, भाई मैं मान लिया 11 बजे मैं अपना होटल बंद करूंगा, ठीक है भाई, शट डाउन करके कल सुबह खोलूंगा 7-8 बजे, ठीक है। तो अब मैं जब 11 बजे जब मेरा होटल बंद करूंगा तो उस टाइम मैं पूरा स्टॉक तैयार करूंगा। भाई आज मेरे पास जैसे पिज्जा बेस थे कितने बचे हुए, मैंने सुबह 20 बनाए थे, ठीक है, अभी मेरे पास एक ही बचा हुआ है, ठीक है। बर्गर के लिए जो डबल रोटी आई थी मेरे पास मान लिया 2 ही पैकेट बचे हुए, बाकी सारे लग गए। चाय पत्ती भाई मेरे पास मान लिया एक ही थैली बची हुई है। कॉफी के मान लिया मेरे पास 4 पाउच बचे हुए हैं। इस टाइप से मैंने एक स्टॉक बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अगले दिन मैं देखूंगा मेरी डेली की मान लिया भाई कि 20-20 पिज्जा की सेल होने लगी रही, तो मेरे को अगले दिन सुबह आते ही सबसे पहले पिज्जा बेस बनाने हैं। तो अब ये जो सारी जो मैंने सूची बना रखी है ना कि मेरे पास इतनी ये चीज बची हुई, इतनी ये चीज बची हुई है, ठीक है, चाय इतनी बच रही, कॉफी इतनी बच रही, इसी सूची को इन्वेंट्री बोलते हैं, इसी को स्टॉक बोलते हैं। चीजें समझ में आई, दिमाग में घुसी, स्टॉक या सूची किसको बोलेंगे भाई। भाई देखो सबसे आसान तरीके से करवाने लग रहा हूं, इससे आसान एग्जाम्पल देके भाई मतलब कि नहीं समझा जा सकता। मेरे एंड से मैं अपना बेस्ट देने लग रहा हूं भाई, और इससे आसान कोई तरीका नहीं इन चीजों को समझाने का, ठीक है। ओके कुश मंडल सर, हमने सुपर चैट किया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या सुपर चैट कर दिया तुमने? एक मिनट रुको भाई, अभी देखता हूं तुम्हारा। कुश मंडल ने 20 रुपया गुप्तान किया, फिर 40 रुपया। सर आप मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाए, आई लाइक यू। ओहो देख लिया भाई कुश मंडल। सर जी जो टॉपिक आप पढ़ा हो 2 साल पहले स्कूल में कराया था, तारी क्लास लगा के स्कूल वाले मैडम की याद आएगी। अच्छा रहे, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, चलो आगे। तो इन्वेंट्री या स्टॉक समझ में आ गया। स्टॉक किसको बोलते हैं भाई, आपके पास आपकी कंपनी, आपके पास जो फैक्ट्री या कुछ भी आपने खोल रखा है उसके अंदर जो, जैसे मान लिया भाई मैंने भाई मान लिया बुक लॉन्च कर दी, ठीक है, मैंने मान लिया मैं बुक बेचने लग गया, मेरे पास बुक है, ठीक है। अब मैं उसका स्टॉक चेक करूंगा, भाई मेरे पास भाई 50 बुक बची और मेरी डेली की 10 बुकें बिकने लग रही हैं, तो मैं स्टॉक चेक करूंगा। वो जो मैंने सूची बना दी कि हाँ भाई मेरे पास 50 बुकें बची हुई, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं, इसको सूची बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों के एक कंसेप्ट? तो देखो क्या है हमारा कंसेप्ट, देखेंगे सभी साथी लिखेंगे। इन्वेंट्री गुड्स किसको बोलेंगे हमारे, वो उत्पाद जो एक व्यवसाय में बेचने, यानी जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्या बेचने के लिए या उत्पादन के लिए, यानी कि देखो एक तो डायरेक्ट आप बेच दो, जैसे मान लिया तुम्हारे पास आइसक्रीम तुम डायरेक्ट बेचने लग रहे हो दुकान के ऊपर। उत्पादन का मतलब तुम्हारे पास बर्गर की डबल ब्रेड, तुम उसे बर्गर बना के बेचने लग रहे हो, यानी कि जो उत्पाद तुम्हारे बिजनेस के अंदर बेचने के लिए या उत्पादन के लिए स्टॉक करके रखे जाते हैं उन्हीं को इन्वेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट, इसकी एक सूची बना के, एक लिस्ट बना के रख ली भाई। इसके अंदर सारे टाइप के आइटम आपके इंक्लूड होते हैं, लाइक तुम जैसे मान लिया चाय बना तो चाय के अंदर चीनी, चाय पत्ती वगैरह वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। जो भी आपकी रसोई के अंदर चीजें हैं आप जो बेचते हो बना के, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। कच्चा माल है, तैयार माल है, सारी। जैसे मान लिया तुमने 2 पिज्जा बेस बना के रख रखे तो वो तुम्हारा पक्का माल है, यानी तैयार माल है, ठीक है। जो मान लिया बर्गर की तुम्हारे पास वो दरे पड़े हैं, एज इट इज वो ब्रेड तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारा कच्चा माल है, यानी सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, इसमें सभी चीजें इंक्लूड होती हैं भाई। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी, सारी, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा कच्चा माल हो गया, कच्चा माल भी इसी के अंदर होगा हमारा, ठीक है। या फिर हमारा पक्का माल है, या जिसको बोलते हैं
तैयार माल, वो भी हमारा इसी के अंदर शुमार होगा। भाई हमारी रसोई के अंदर कितना माल बचा हुआ है, इसी को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, सूची बोलते हैं। ठीक है भाई। अब इसके भी पार्ट हैं अलग अलग भाई। पार्ट कैसे हैं जिसके, इसके आपको बस लास्ट है तुम्हारा, बस ये सूची साची कराऊंगा, बस उसका छुट्टी कर दो ना, टेंशन लो। इसके अंदर हमारे दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं एक्यूमुलेशन। स्वाद तो आने लग रहा है, मन तो पढ़ाना में स्वाद आने लग रहा है, तारा बेरा नहीं भाई। ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है। एक का नाम है डीकुमुलेशन। डीकुमुलेशन इसका मतलब होता है चीजों को इकट्ठा नहीं करना। कैसे जी? एक्यूमुलेशन का मतलब मैंने क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, यानी कि नियोजित करना, हिंदी में बोले तो नियोजित। और ये भी हमारा दो टाइप से होता है, एक तो होता प्लान्ड, यानी आप किसी प्लानिंग के माध्यम से नियोजित करो, एक होता है अनप्लान्ड। ये कैसे होता है जी, ये भी सिखाता हूं तुमको। जैसे मान लिया चीजें इकट्ठा करना, जानबूझ के आप सूची के अंदर स्टॉक की बढ़ोतरी करने लग रहे हो। ठीक है। आपने जानबूझ के चीजें इकट्ठी कर ली। मान लिया, जैसे मान लिया आपको पता है कि भाई डेली मेरे पास 20 पिज्जा बिकते हैं मेरी दुकान से, डेली मेरे से 20 पिज्जा बिकते हैं, और आपको पता होते हुए भी आप जानबूझ के है आपने आज सुबह सुबह 50 पिज्जा बेस तैयार कर लिए। ठीक है। आपको पता है डेली आपके पास से 25 बर्गर बिकते हैं, डेली आपकी शॉप से 25 बर्गर बिकने लग रहे हैं, उसके बावजूद आपने आज 70 ब्रेड ले ली। यानी कि जानबूझ के स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी करना। आपके पास जो स्टॉक था आपने उसके अंदर जानबूझ के बढ़ोतरी कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड एक्यूमुलेशन बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो क्या बोलोगे आप लोग? जानबूझकर स्टॉक में बढ़ोतरी करना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्यूमुलेशन, प्लान्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है। प्लान करके आपने ये करी भाई, चीजें समझ में आई। अब जैसे मान लिया अनप्लान्ड, अनप्लान्ड के अंदर क्या होगा भाई? जैसे भाई आप डेली, जैसे मान लिया, इसको आप ऐसे समझो, डेली आप सुबह 20 पिज्जा बेस बनाते हो, डेली 20 पिज्जा बेस बनाते हो, क्योंकि आपको पता है डेली मेरे 20 के करीब पिज्जा बिक जाते हैं। ठीक है। और आपका जो शाम को जो स्टॉक होता है, मान लिया भाई 1 या 2 पिज्जा बचते हैं स्टॉक के अंदर, बाकी लगभग सारे पिज्जा लग जाते हैं, एक अंदाजा मानने लगे। बाय चांस आज तुम्हारी सिर्फ 2 ही पिज्जा की सेल हुई, बाकी तुम्हारे 18 पिज्जा बेस बच गए। यानी कि क्या है, जानबूझ के तो आपने स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी नहीं करी। शाम को जब आप हिसाब करने लगे, आपने स्टॉक देखा तो उस टाइम देखा आपके पास 18 पिज्जा बेस बचे हुए हैं। यानी कि सेल की कमी की वजह से क्या है, आपके स्टॉक के अंदर बढ़ोतरी होगी ऑटोमेटिक। ठीक है। यानी कि क्या है, चीजें समझ में आई? यानी कि अनजाने में सेल की कमी की वजह से स्टॉक में बढ़ोतरी। ठीक है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन। समझ में आया? अब देखेंगे डिक्यूमुलेशन, ये भी दो टाइप का होता है, एक प्लान्ड और एक होता है अनप्लान्ड। यानी आपने एक प्लानिंग करके कराया और एक आपने अनप्लानिंग। जैसे प्लान्ड का मतलब कैसे हो गया डिक्यूमुलेशन? इसका मतलब इसको हिंदी में डिक्यूमुलेशन ही बोलते हैं, स्टॉक में जानबूझकर कमी करना। आपको पता है डेली मेरे 20 पिज्जा बिकने लग रहे हैं, आप तो भी जानबूझ के आज आपने 10 ही पिज्जा बेस बनाए, तो जानबूझ के आपने स्टॉक के अंदर कमी करी है। ठीक है। जानबूझकर स्टॉक में कमी करना। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्लान्ड डिक्यूमुलेशन। अनप्लान्ड किसको बोलेंगे? अचानक से डिमांड बढ़ जाए और तुम्हारे पास स्टॉक की कमी हो जाए। जैसे मान लिया डेली तुम 20 पिज्जा बेस बनाते हो, डेली तुम्हारी 20 की सेल है, और आज अचानक से मान लिया कुछ भीड़ आ गई, कुछ भी लगा लो, और आज तुम्हारे 50 पिज्जा के ऑर्डर आ गए, तुम्हारे पास है ही 20 पिज्जा बेस, यानी कि स्टॉक के अंदर तुम्हारी कमी होगी। लेकिन तुमने जानबूझ के तो नहीं की, ये तो भाई डिमांड ज्यादा आ गई तो अचानक कमी आ गई। यानी कि अचानक डिमांड बढ़ने से स्टॉक के अंदर जो कमी आती है उसको क्या बोलते हैं? अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन। अचानक डिमांड बढ़ने से स्टॉक में जो कमी आती है उसको क्या बोलेंगे? अनप्लान्ड हमारा डिक्यूमुलेशन। समझ में आया सभी साथियों के? आज के लिए बस इतना ही करेंगे। एक्यूमुलेशन, डिक्यूमुलेशन, ठीक है, फाइनल गुड्स, इन्वेंट्री गुड्स, और आपका प्रोडक्ट मेथड हमारा थी तो उम्मीद मैंने दोनों करने की, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड भी सोमवार को ही करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा। ठीक, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। आज हमने सिर्फ प्रोडक्ट मेथड कराया है। ठीक है। जीडीपी वगैरह वगैरह, ठीक है, फ्लो ऑफ इनकम, हमारा मार्केट शेयर टाइप का होता है। आज हमने सारी चीज़ें पढ़ी, लगभग 8 पेज का मटेरियल हमने किया है। ठीक है। क्या हो गया भाई? दिल्ली पुलिस बैच में ज्योग्राफी का बैच हुआ, नोट्स कब तक डलेंगे? भाई डाल रखे भाई एस प्रजापति, दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर आप चेक करो, मैंने शायद 1 तारीख को डाल दिए थे भाई। हैंड रिटन नोट्स के सेक्शन के अंदर जाओगे ना, ज्योग्राफी के सारे नोट्स डाल रखे हैं भाई, चेक करके देखो आप।
ठीक है, हैंड रिटन सारे नोट्स डाल रखे हैं। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी, कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज हमने जो हमारी नेशनल आय है, राष्ट्रीय इनकम, इसका आधा पोर्शन कर दिया। आधा पोर्शन हम लोग इसका मंडे को करेंगे। कल की आपकी छुट्टी रहेगी, रक्षाबंधन का त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट करना। और रक्षाबंधन के ऊपर अपने सभी कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर RAKHSA रक्षा 60 कोड यूज करते हो, 10 तारीख के रात के 12 बजे तक का ऑफर है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो होगी, ये जो मैंने सारी चीजें लिखी आपको, इसके हैंड रिटन नोट्स लिखाए, ये PDF एज इट इज आपको अपने ऐप के ऊपर मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। उधर दिल्ली पुलिस के कोर्स के अंदर भी यही, मतलब जितने भी कोर्स है सभी कोर्सों के अंदर जीके की यही वीडियो मिलेगी आपको। जोन सा भी लेना, CET ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, जोन सा भी लेना, सभी के अंदर आपको यही वीडियो मिलेगी। ठीक है, और परसों जब हम मंडे को क्लास करेंगे तो मंडे के अंदर हम इसके MCQ भी करेंगे। जो हमारी नेशनल इनकम है, इसके ऊपर किस टाइप के MCQ पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, GDP, GNP, NNP वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग इसकी मंडे को निपटा देंगे। ओके, फिर कुल मिला के समझो कि 20 तारीख तक जोर मार के कहना है, 20 तारीख तक तुम्हारी मैं इकोनॉमिक्स पूरी करवा दूं। 20 से पहले हो जाएगी, 17-18 तारीख तक। ठीक है, फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं सोमवार को। आप सभी को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करना। सर 27 की यूनिट शिफ्ट में 80 नंबर है भाई, बहुत अच्छा स्कोर है भाई। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।